हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आने वाली एग्जाम एसएससी सीएचएसएल को लेकर हम 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का होगा। ये आपका एग्जाम से पहले रियल टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि जो मैं आपको 20 टेस्ट कराने वाला हूँ एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली एग्जाम से पहले आपका टेस्ट है कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं, किस सेक्शन में आप वीक हैं, कहाँ पर गलती हो रही है, उस पर अभी भी आप काम कर सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इन मॉक टेस्ट के अंदर ऐड करे हैं एंड यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिले, या जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का पैटर्न है, उसी पैटर्न में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो बहुत ही सीरियस होके हमको यहाँ पर ये 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टेस्ट लगाया, दो टेस्ट लगाया, अगर हमारा स्कोर नहीं आ रहा है या ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो मोटिवेट होके या फिर डीमोटिवेट होके हमको सीरीज ब्रेक नहीं करना है, पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है। 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपको पूरे सॉल्व करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। छोटी छोटी गलती कहाँ पर होती है एग्जाम में आपसे, ये भी मैं आपको इन टेस्ट के दौरान समझाने वाला हूँ। यहाँ पर टेस्ट की ओर चलें उससे पहले एक छोटी सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीएचएसएल को लेकर आप हमारा स्पेशल पैकेज एनरोल कर सकते हैं। इस स्पेशल पैकेज में फ्रेंड्स आपको 11,000 जीएस के वन लाइनर मिल जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो मैंने आपको वन लाइनर के फॉर्म में दिए हैं। एग्जाम में होता ये है कि अक्सर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप इन वन लाइनर के थ्रू ये सेक्शन कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इस पैकेज में मैंने आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके भी टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करी है। 2024, 2023, 2022 पिछले 3 साल के मैंने आपको यहाँ पर पीवाईक्यू एनालिसिस भी करके दिया है जीएस का। ये बड़ा हेल्पफुल रहने वाला आप सभी के लिए। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर का फोकस कहाँ पर होता है, किन टॉपिक्स पर होता है, तो उनको हम अच्छे से कंप्लीट करें, एग्जाम में छोड़कर नहीं जाएं। इसके अलावा 30 फुल लेंथ मैंने आपको टेस्ट इस पैकेज में प्रोवाइड करें जो कि आपको रियल आपका एनालिसिस करके देंगे कि क्या स्कोर आप लेकर आ रहे हैं। लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर मैंने आपको इस पैकेज में दिया है। मैराथन पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करी है। ये पूरा सारा आपको कंटेंट मिल जाता है मात्र 49 रुपीज़ में। तो बहुत ही अच्छा एसएससी सीएचएसएल को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रामबाण होने वाला है। अगर आप ये स्पेशल पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न होता है सीएचएसएल का आप सभी को पता ही है। जीएस के हमको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं और इसी पैटर्न को हम हर टेस्ट में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मतलब हर टेस्ट में आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। जो भी स्कोर आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए अब टेस्ट की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है? पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। 4 ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर पार्लियामेंट। तो किसके पास होती है शक्ति? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास में। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। संविधान का आर्टिकल 11 स्पष्ट करता है कि नागरिकता से संबंधित सभी कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केवल संसद, पार्लियामेंट के पास है। संसद ने इसी शक्ति का उपयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 जो सिटीजनशिप एक्ट है वो बनाया है। नागरिकता के सिटीजनशिप के 5 मुख्य तरीके होते हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, प्राकृतिककरण और क्षेत्र का समावेश, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसे यहाँ पर अधिनियम में हमको नवीनतम संशोधन देखने को मिलता है। CAA 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। न्यूट्रलाइजेशन की अवधि 11 वर्ष से घटाकर इसमें 5 वर्ष कर दी है। विवाद में भी काफ़ी रहा ये, इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल न करने पर आलोचना देखने को मिली। तो CAA कानून जो है ये भी बहुत सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संसद, पार्लियामेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में एशियाई खेलों का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? चाइना, जापान, वियतनाम या साउथ कोरिया? तो एशियन गेम्स 2026 इसका आयोजन जापान में किया जाएगा, आइची और नागोया में। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच में इसका आयोजन होगा। ये तीसरी बार होगा जब जापान मेजबानी करेगा। इससे पहले 1958 और 1994 में जापान जो है एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है।
45 कंट्रीज जो होगी वो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगी। 15,000 से ज़्यादा एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे और 41 से 42 स्पोर्ट्स इसमें हमको देखने को मिलेंगे। इसका पिछला संस्करण जो था वो हांगझोऊ में चाइना में आयोजित हुआ था। 2022 का डिले हुआ था तो 2023 में। ये भी ध्यान रखिएगा 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, एशियाई खेलों का जापान में। अगला क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का कुल निर्यात टोटल एक्सपोर्ट एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, यह रिकॉर्ड आंकड़ा कितना था? ऑप्शन ए 778 बिलियन डॉलर, 900 बिलियन डॉलर, 825 बिलियन डॉलर या 795 बिलियन डॉलर। तो फ्रेंड्स FY 24-25 में भारत का कुल निर्यात 824.9 बिलियन डॉलर तक देखने को मिला, अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। FY 23-24 की बात करें तो वहां पर 778 बिलियन डॉलर की तुलना में ये 6% ज़्यादा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर पिछले साल आपने मान लो भारत ने 100 रुपये की चीज़ें बेची, एक्सपोर्ट किया, तो इस साल हमने 106 रुपये की चीज़ें बेची हैं। यही 6% ग्रोथ कहलाती हैं। इसमें जो एक्सपोर्ट होता है वो दो तरीके का होता है, एक सर्विसेज एक्सपोर्ट्स होती है और एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। 387 बिलियन डॉलर तक हमको सर्विसेज एक्सपोर्ट देखने को मिला, जिसमें IT, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, सलाह देने वाली सर्विसेज होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, बैंकिंग, पैसे से जुड़ी सर्विसेज, ये सभी शामिल होती है। इसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में वही आती है जैसे इन्फोसिस, TCS हो गई, जो कंपनियां होती है जब अमेरिका, यूरोप को सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो होती है वो बेचती हैं। सेकेंड इसमें होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, ये 437 बिलियन डॉलर का रहा। इसमें सामान्य जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गई, मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, मोबाइल चिप्स, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, दवाइयाँ, ये सभी शामिल होती है। भारत जब अमेरिका को दवा जैसे कि पैरासीटामोल या फिर UAE को मोबाइल फ़ोन भेजता है तो ये सब चीज़ें जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में काउंट होती हैं। तो कुल जो एक्सपोर्ट होता है वो सर्विसेज प्लस मर्चेंडाइज, तो टोटल 2024-25 का रहा है 825 बिलियन डॉलर का। इसमें जो पिछले साल के कंपैरिजन में जो ग्रोथ देखने को मिली है उसमें सर्विस सेक्टर का बड़ा रोल है। यहाँ पर C आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, लांगवीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो लांगवीर नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये नृत्य एक्रोबेटिक मतलब करतब दिखाने वाला और डेयरिंग मतलब साहसी होता है। सिर्फ पुरुष इसे करते हैं। डांसर एक लंबे बैम्बू पोल पर चढ़कर पेट के बल लेट जाते हैं और हाथ पैर से करतब दिखाते हैं। नीचे खड़े लोग ढोल, दमाऊ जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। लांगवीर का मतलब होता है यहाँ पर वीर या फिर बहादुर पुरुष। यह नृत्य जो होता है शारीरिक शक्ति, संतुलन और साहस का भी प्रतीक होता है। अक्सर यह नृत्य डांस, मेलों और त्योहारों में दिखाया जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। D आंसर। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। एग्जाम में तो हमको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, मतलब यह है कि क्वेश्चन देखना है और तुरंत फटाफट आंसर टिक करना है। अगर आता है तो टिक करना है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। अगर आप वहाँ पर समय ज़्यादा लगा दोगे, वैसे भी टाइम कम है, सिर्फ 60 मिनट मिलने वाले हैं आपको और क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होने वाले हैं। तो वैसे भी आपका यहाँ पर असली टेस्ट होने वाला है, इसलिए GS का पोर्शन आपको सबसे कम समय में सॉल्व करना है। बस देखा आता है तो टिक करना है, नहीं आता है तो आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में संगठन दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, एंड सूची 2 में यहाँ पर फाउंडर दे रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और सत्यशोधक समाज। एंड फाउंडर दे रखे हैं स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फूले, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आर्य समाज की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, जो कि C वाले ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो पहले का हो जाएगा C, जो कि सिर्फ B वाले ऑप्शन में दे रखा है। देख के ही समझ में आ गया हमको, B आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। और भी देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करी है राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी है स्वामी विवेकानंद ने, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है ज्योतिराव फूले ने। तो C, D, A और B ये कॉम्बिनेशन बना, जो कि B वाले ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट आता है, किस पंचवर्षीय योजना के 5 ईयर प्लान के दोहरे उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थे? पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये वाला पार्ट तो आपको कवर करके जाना ही है एग्जाम में। ऑप्शन देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना,
5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना के। दो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के, जो कि 1974 से 1979 तक चली। वह पहली योजना थी जिसने गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को अपने मुख्य लक्ष्यों के रूप में घोषित किया था। गरीबी हटाओ का नारा, ये प्रसिद्ध नारा जो था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के दौरान दिया था। हालांकि नारा चौथी योजना के समय दिया गया था, लेकिन इसे एक फॉर्मल ऑब्जेक्टिव के रूप में 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। इस प्लान का फोकस क्या था? इस योजना का मुख्य ध्यान समाज के सबसे गरीब वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने पर था। इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो था, मिनिमम नीड प्रोग्राम, वो भी शुरू किया गया था। इस योजना का जो ड्राफ्ट था डीपी धर ने तैयार किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ये जो योजना रही अपने निर्धारित समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार ने 1978 में इसे समाप्त कर दिया और अपनी रोलिंग योजना जो थी वो शुरू की थी। यहाँ पर 5th 5 ईयर प्लान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है क्वेश्चन, साकेवा किस राज्य के किरात खंबू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो साकेवा त्योहार किरात खंबू राय समुदाय का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र त्योहार है जो कि मुख्य रूप से सिक्किम में मनाया जाता है। किस राज्य में? सिक्किम में। कौन मनाते हैं? तो ये प्रकृति की पूजा जो होती है, वर्शिप ऑफ नेचर, उसका त्योहार है। इसे भूमि पूजा या भूमि दिवस भी कहा जाता है। इस दिन अच्छी फसल और सभी जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए मदर अर्थ मतलब धरती माता और प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। हर साल में 2 बार मनाया जाता है, उभोली मतलब वैशाख पूर्णिमा के दौरान और उधोली मंगसिर पूर्णिमा के दौरान। इस त्योहार का सबसे मुख्य आकर्षण जो होता है वो सीली डांस होता है। ये भी बहुत फेमस है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो डांसर होते हैं वो पक्षियों और जानवरों की हरकतों की नकल करते हैं। किरात राय समुदाय सिक्किम के सबसे पुराने और स्वदेशी समुदायों में से एक हैं। साकेवा उनकी संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आजीविका भी कहा जाता है और जिसका आधिकारिक तौर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम रखा गया, किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005, 2009, 2011 या 2014? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है, जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2011 में इस मिशन का उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके गरीबी कम करना। देखिए 29 मार्च 2016 को इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। ये दुनिया के सबसे बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक हैं, जो कि करोड़ों गरीब परिवारों को स्थायी आजीविका कमाने में हेल्प कर रहा है। किस वर्ष शुरू किया गया था? 2011 में। अगला आता है क्वेश्चन, 2023 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराया है? ऑप्शन है 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट या फिर 7 विकेट। ये सबको पता है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है। ठीक है, अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा ना, इतना आसान तो पूछने वाला नहीं है, उसको सबको पता है। वो क्वेश्चन क्यों बनाएगा? वो क्वेश्चन इसलिए बनाएगा कि आप क्वेश्चन गलत करो। तो वही अप्रोच समझकर हमको यहाँ पर डिटेल कवर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया था। कितने विकेट से? 6 विकेट से। फाइनल मैच जो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था 19 नवंबर 2023 को। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 240 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 241 रनों का लक्ष्य जो है वो हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड जो थे उन्होंने 137 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में भी चुना गया था। यह ऑस्ट्रेलिया का 6ठा वनडे विश्व कप खिताब था, जिसने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम के रूप में अपना रिकॉर्ड और भी मजबूत कर लिया। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 6ठा ऑस्ट्रेलिया का खिताब रहा है क्रिकेट विश्व कप का, और यहाँ पर फाइनल जो हुआ था ये 2023 का क्रिकेट विश्व कप का, वो ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीता है। तो उस तरीके से यहाँ पर आप उसको याद भी रख सकते हैं। सी आंसर करेक्ट होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भाटियाली लोक संगीत जो कि ज्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या केरल? तो भाटियाली बंगाल क्षेत्र का एक बहुत ही बिल्कुल मधुर और भावुक लोक संगीत है। ये संगीत सीधे तौर पर नदियों और उन पर अपना जीवन बिताने वाले जो नाविक होते हैं, माझी और मछुआरों से जुड़ा हुआ है। इसका नाम जो है भाटी शब्द से आया है। इसका मतलब होता है बहाव की दिशा में। जब नाविक नदी के बहाव के साथ अपनी नाव खेते हैं तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस खाली समय में वे लंबे और गहरे सुर में गीत गाते हैं जो कि भाटियाली कहलाता है। ये बंगाल की संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग भी है और नदी किनारे बसे समुदायों के जीवन के एक सुंदर झलक भी है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष में कोलाइडल कणों, कोलाइडल पार्टिकल्स की जिग-जैग मूवमेंट को देखा? 1829, 1826, 1828 या 1827? तो कब देखा था? 1827 में। देखिए कौन थे रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री। उन्होंने क्या खोजा था 1827 में? जब वे माइक्रोस्कोप से पानी में पोलन ग्रेन्स को देख रहे थे, मतलब पराग कणों को देख रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। पराग कण लगातार टेढ़े मेढ़े रास्ते पर घूम रहे थे। इसी जिगजैग गति को उनके सम्मान में ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मोशन कहा गया था। पहले ब्राउन को लगा कि शायद पराग कण जीवित हैं, इसलिए हिल रहे होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने धूल और कोयले के कणों के साथ भी यही प्रयोग किया और वही गति देखी। असली कारण यह है कि पानी के अणु जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो बहुत ही छोटे और तेज गति वाले होते हैं, लगातार इन बड़े कोलाइडल कणों से टकराते रहते हैं। ये टक्कर हर तरफ होती है, जिससे कण इधर उधर धक्का खाते हैं और जिगजैग गति करते हैं। ये खोज जो रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने एटम्स और मॉलिक्यूल के अस्तित्व का पहला सीधा सबूत दिया था। बाद में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने गणितीय रूप से इसकी व्याख्या की, जिसने परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष में कोलाइडल कणों की जिगजैग मूवमेंट को देखा था? 1827 में। डी आंसर। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता हमको तो तुक्का उक्का नहीं मारना है, सीधे आगे बढ़ना है। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे डालता ही है जान करके कि जो आपको नहीं बने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 2, भाग 3 या भाग 1। किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाता है और उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में अधिकारों का पहला चार्टर था, जिसने राजा की शक्ति सीमित की थी। यहाँ पर सी आंसर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद आर्टिकल में सिंपल मेजोरिटी से संशोधन नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 21, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 169? तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। ये एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। मौलिक अधिकारों में बदलाव स्पेशल मेजोरिटी से ही किया जा सकता है, न कि सिंपल मेजोरिटी से। इसलिए आर्टिकल 21 को सिंपल मेजोरिटी से अमेंड नहीं किया जा सकता। ए आंसर। कौन सा चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, पार्क स्ट्रेट, 9 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल? तो कौन सा? 8 डिग्री चैनल। ये मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेटीट्यूड पर स्थित है। देखिए 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। पार्क स्ट्रेट जो है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। तो इनको भी क्लियर रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर 8 डिग्री, डी आंसर। नेक्स्ट है, जानवरों के किस समूह में एक खंडित मेरुदंड सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम के साथ कुछ आदिम रूप भी होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन है ऑर्थोपोडा, इकिनोडर्मेटा, मोलस्का या वर्टेब्राटा?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वर्टेब्राटा, केशुरुकी। देखिए केशुरुकी वर्टेब्रेट्स वो जीव होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉलम होती है। इसमें मछलियाँ, उभयचर जो होते हैं एम्फीबियंस, सरीसर्प, रेप्टाइल्स, पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं मैमल्स, ये सभी शामिल होते हैं। रीढ़ की हड्डी कई वर्टेब्रे से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसे सेगमेंटेड कहा जाता है। सभी वर्टेब्रेट्स भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड रखते हैं जो कि बाद में हड्डियों की रीढ़ में बदल जाती हैं। कुछ आदिम केशुरुकी जीवों में यह नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी रहता है। तो किस जानवर के समूह में एक खंडित मेरुदंड सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम के साथ साथ कुछ आदिम रूप भी होते हैं? किसमें? वर्टेब्राटा। डी आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, महीपाल प्रथम, गोविंदपाल या रामपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में की थी। ये आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले के पास स्थित था। ये ब्रजियान बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर हजारों विद्यार्थी और 100 से अधिक शिक्षक रहते थे। सबसे प्रसिद्ध विद्वान अतिश दीपांकर यहीं से जुड़े थे। आगे चलकर 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी जो था उसने इसे नष्ट कर दिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? धर्मपाल। ये आंसर करेक्ट होगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में नेम ऑफ द कंपोजिशन दे रखा है एंड सूची 2 में लिस्ट 2 में ऑथर दे रखा है। तो वंदे मातरम रचना का जो नाम है इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो पहले का हो गया हमारा बी। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है। यह राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है। पहली बार 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया। ए मेरे वतन के लोगों की बात करें तो ये प्रदीप द्वारा लिखा हुआ है। 1963 में लता मंगेशकर ने इसे भारत चीन युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गाया था। इसका संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। तो सीक्वेंस क्या बना यहाँ पर? बी, सी और ए, जो कि ए वाले ऑप्शन में हमको दे रखा है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए प्रदान किया गया? ऑप्शन ए हार्ट लैम्प, द लास्ट फ्लेम, द साइलेंट रिवर या एकोस ऑफ द पास्ट। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया। किस कृति के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। यह लघु कथा संग्रह मुख्य रूप से कन्नड़ में हृदय दीपा नाम से लिखा गया था। अंग्रेजी अनुवाद समीर राव ने किया और यही संस्करण इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित हुआ। किताब कर्नाटक के ग्रामीण जीवन और खास करके महिलाओं के संघर्षों पर आधारित है। यह पहला मौका है जब कन्नड़ साहित्य को यह वैश्विक सम्मान मिला है। किस कृति के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। ए आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में FAO द्वारा नामित एक वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली स्थल नहीं है? कोरापुट पारंपरिक कृषि ओडिशा, कुट्टनाड की समुद्र तल से नीचे की खेती प्रणाली केरल, दार्जिलिंग के चाय बागान पश्चिम बंगाल या पाम्पोर केसर विरासत कश्मीर। तो FAO की बात करी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसने भारत के 3 स्थलों को ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम साइट के रूप में घोषित कराएं, मतलब मान्यता दी है। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ये 3 कौन कौन से हैं? कुटुनाड केरल, समुद्र तल से नीचे धान की खेती, कोरापुट ओडिशा, आदिवासी पारंपरिक कृषि और फसल विविधता, और तीसरा पाम्पोर कश्मीर, विश्व प्रसिद्ध केसर की खेती। लेकिन दार्जिलिंग की चाय भले ही भारत की शान है और यूनेस्को GI टैग प्राप्त हैं, पर FAO द्वारा इसे ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम साइट के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो यहाँ पर सी आंसर। पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, साहित्य या चित्रकला? तो गुरु मेबम सूर्यमुखी देवी मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की दिग्गज थी। वे खास तौर पर रासलीला नृत्य के लिए जानी जाती थी। उन्होंने इम्फाल की जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी में कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया है। 2025 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया, अभी बिल्कुल लेटेस्ट, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। मणिपुर कला अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुका है। किस क्षेत्र से संबंधित थी?
क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। बी आंसर। अदिति चौहान ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी? तो अदिति चौहान भारत की महिला फुटबॉल टीम की स्टार गोलकीपर रही। अगस्त 2025 में उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। वे इंग्लैंड के क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड लेडीज के लिए खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी थी। उन्होंने भारत के लिए कई सेफ वुमेन चैंपियनशिप भी जीती और महिला फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1913 में एक्सरे तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के आधार पर एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए नील्स बोहर, दिमित्री मेंडलीव, हेनरी मोस्ले या आर.ए. मिलिकन। तो हेनरी मोस्ले ने 1913 में प्रयोग कर यह देखा था कि हर तत्व की एक्सरे फ्रीक्वेंसी उसके एटॉमिक नंबर से जुड़ी हुई होती है। इससे साबित हुआ कि एलिमेंट को पहचानने का आधार एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है। इसी खोज ने आधुनिक पीरियोडिक टेबल की नींव रखी। यहाँ पर हेनरी मोस्ले, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या झेलम नदी। तो करेक्ट आंसर होगा चिनाब रिवर। यह विश्व प्रसिद्ध चिनाब रेल ब्रिज है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, नदी तल से 359 मीटर ऊंचा यानी एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद है कश्मीर घाटी को हर मौसम में रेलवे नेटवर्क से जोड़ना। यहाँ पर चिनाब रिवर करेक्ट होगा। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना? ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 35वां संशोधन अधिनियम 1974, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 या 36वां संशोधन अधिनियम 1975। देखिए 35 और 36 इनमें कंफ्यूजन होता है। 35वां संशोधन 1974 की बात करें, सिक्किम को भारत का सह राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। एंड 36वां संशोधन जो रहा 1975, इसमें सिक्किम में हुए जनमत संग्रह के बाद इसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया 26 अप्रैल 1975 को। संविधान में आर्टिकल 371F को जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है। पहले ये एसोसिएट स्टेट बना, फिर पूर्ण राज्य। यहाँ पर 36वां संशोधन अधिनियम, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, मुंद्रा पोर्ट गुजरात, कोची पोर्ट केरल या विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल। तो भारत का पहला केरल का विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है, ये डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? बड़े जहाज माल यहाँ पर उतारते हैं और फिर छोटे जहाज उस माल को अन्य बंदरगाह तक पहुँचाते हैं। 18 मीटर से अधिक प्राकृतिक गहराई होती है, जिससे बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इससे भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार हब बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो ये हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टेस्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करे होंगे। जो भी आपका स्कोर रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बताना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है एग्जाम में, तो सेम मार्किंग करिएगा। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके हिसाब से अपना टोटल स्कोर जो भी आ रहा है, वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। एक बार और मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, SSC CHSL का स्पेशल पैकेज आप मात्र 49 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं PYQ का मैंने आपको वन लाइनर बना के दिया है। इसके अंदर 11,000 GS के वन लाइनर हैं, जो एग्जाम से पहले आपको 1 या 2 बार बस पढ़ना है अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैंने आपको ई बुक भी प्रोवाइड करी है लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर की इसमें आपको PDF दी है मैंने। 2 साल के करंट अफेयर हैं, 2-3 क्वेश्चन हमको करंट अफेयर से ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए इसमें मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो जल्दी से इस पैकेज को एनरोल करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। मात्र 49 रुपीज़ का पैकेज है।
तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे टेस्ट 2 के दौरान। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।